हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th का जो पेपर हुआ था 2022-23 में मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर कोड 434 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में जो सेक्शन सी था उसको डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन सी जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट आंसर टाइप होता है जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। इस सेक्शन के अलावा सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है इस पेपर कोड का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप डायरेक्ट वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इस पेपर के पहले के पेपर जो हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल पे वो वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। आने वाले पेपर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करें आपको डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं अब सेक्शन सी जो है इस पेपर का वो क्या है। सेक्शन सी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमें ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का गिवन होता है तो जीरोज निकालने के कई तरीके होते हैं, सीधी तरह सारे फॉर्मूला भी है। अदरवाइज मैं प्रीफर करता हूँ जो फैक्टर बना के हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं उस तरीके को। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ रहा है, 8x² आ रहा है। अब इस 8x² के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 8x² बने और ऐड करने पे ये जो मिडल टर्म है ये बने। तो 8x² के ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8x² बने, तो टुकड़े बन जाएंगे 8x और 2x। मल्टीप्लाई करने पे 8x² बन रहा है और ऐड करने पे 6x बन रहा है। ठीक है, बस तो इसको मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो इन दोनों टुकड़ों की फॉर्म में। x² प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 2x प्लस 8। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लो, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 बन गया। नेक्स्ट टू टर्म में जो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ये हो गया x प्लस 4। अब x प्लस 4 ओवरऑल कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ सेकेंड टर्म में प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए। हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो जीरो के इक्वल पुट करने पे क्या होगा, एक बार या तो x प्लस 4 जीरो होगा या फिर x प्लस 2 जीरो होगा। तो x प्लस 4 को क्या जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। x प्लस 2 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप किसके साथ में, इन जीरोज का ये जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के उनके साथ में। तो रिलेशनशिप क्या होता है, अगर मैं सम ऑफ दी जीरोज निकालूं, सम क्या होगा, सम होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा और बीटा ये जीरोज में ले लेता हूँ, ये इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस ऑफ सम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होना चाहिए। तो सम क्या हो जाएगा, -4 और -2 इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1। तो ये क्या -6 इक्वल टू -6 नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया सम। ठीक है, प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वल होता है किसके, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या फिर डायरेक्ट मैं कांस्टेंट टर्म लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ना लिख के कांस्टेंट टर्म लिख देता हूँ। डिवाइड में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है इस केस में, इस तरफ मैं लिखता हूँ कांस्टेंट टर्म है 8 अपॉन 1, और प्रोडक्ट अगर मैं करूँगा -4 इंटू -2 तो ये भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये भी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
इसमें आपको प्रूव करना है 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर जो है वो sec स्क्वायर 1 - 1 के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर, cot स्क्वायर को मैं क्या कर दूँ 1/tan स्क्वायर लिख देता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसमें एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a आ जाएगा एलसीएम, ये tan स्क्वायर a एलसीएम आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर a + 1 नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये tan स्क्वायर a + 1 और 1 + tan स्क्वायर a कैंसिल हो गया। तो आपके पास में ओवरऑल क्या बनेगा, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में tan स्क्वायर a ओनली। और tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, ये तो sec स्क्वायर a - 1 ही तो होता है, बिकॉज हमें आइडेंटिटी पता है क्या होती है, sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर a। तो हमें tan स्क्वायर a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो इस 1 को शिफ्ट कर देंगे इस तरफ में, तो tan स्क्वायर a क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर a - 1 tan स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ हम यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। और यही आपका क्या है, RHS गिवन है। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको दे रखा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। 3 डेज के लिए, जो पहले के 3 डेज है उसके लिए फिक्स्ड चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और हर एक नेक्स्ट दिन के लिए क्या होता है, एडिशनल चार्ज ऐड किया जाता है। ओके, पहले 3 दिनों तक जो चार्ज है वो फिक्स रहता है, उसके बाद हर एक दिन क्या होता है, चार्ज बढ़ता जाता है अलग अलग रेट से। ऋतिक पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days एंड मनमोहन पेड ₹21 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 5 days, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डेज। तो अब एक चीज़ देखिए, 3 days का जो है वो फिक्स है, ठीक है। ये 3 days का जो है ये क्या है, फिक्स्ड है चार्ज, और बाकी नेक्स्ट डे जो आता है उन हर एक दिन में क्या करते हैं, चार्ज को बढ़ाते हैं। तो 2 कंडीशन गिवन है कि ऋतिक जो है वो ₹27 पे करता है 7 days के लिए। तो 7 days के लिए अगर 27 पे करता है तो 7 days में फर्स्ट 3 days का तो क्या होगा, फिक्स्ड चार्ज होगा, प्लस 4 days का एडिशनल चार्ज होगा। और ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, 27 के इक्वल दे रखा है। मनमोहन जो है वो ₹21 पे करता है 5 days के लिए, तो 5 days में फर्स्ट 3 days का चार्ज तो इसका भी फिक्स्ड होगा, प्लस 2 days एडिशनल चार्ज होगा। और ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, 21 के इक्वल दे रखा है। आपको पूछा है फिक्स चार्ज क्या होगा और ईच डे का चार्ज क्या होगा। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कैंसिल हो जाएगा। ये 4 days चार्ज में से 2 days चार्ज सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 days का चार्ज आपके पास में बचेगा यहाँ, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 27 - 21 करूँगा तो ये आ जाएगा 6। इट मीन्स 2 days का चार्ज अगर 6 है तो 1 day का चार्ज जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6/2 मीन्स ₹3 1 day चार्ज। ओके, इट मीन्स हर एक ईच एक्स्ट्रा डेज के लिए आपको कितना चार्ज किया जा रहा है, ₹3 चार्ज किया जा रहा है। तो ईच एक्स्ट्रा डेज का आंसर हमारे पास में क्या आ गया, ₹3। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है, फिक्स चार्ज को फाइंड आउट करना है। तो हर एक दिन के लिए अगर ₹3 है तो ये अगर फर्स्ट इक्वेशन में मानता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ फिक्स्ड चार्ज प्लस 4 days चार्ज। तो एक दिन का ₹3 है तो 4 days का कितना हो जाएगा, ₹12 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 27 के इक्वल होना चाहिए। तो फिक्स्ड चार्ज जो है वो फिर क्या आ जाएगा, 27 - 12 मीन्स ये आ जाएगा ₹15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के और में एक और क्वेश्चन गिवन है, दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना था। और में दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो दोनों लाइंस क्या हो जाए, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाए, मीन्स संपाती हो जाए, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है। और ये कब कंडीशन बनती है, जब कोफिशिएंट में क्या रिलेशन हो, A1/A2 इक्वल हो जाए किसके, B1/B2 के, और ये इक्वल हो जाए किसके, C1/C2 के। तो ये कंडीशन आपको यूज लेनी है। A1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में ये 3 दे रखा है, अपॉन A2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A+B। B1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। B2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। C1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। C2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। ओके, ये दोनों इस तरफ आने के बाद में नेगेटिव में यूटिलाइज करते हैं हम, ये दोनों ऐसे नेगेटिव होंगे, बट नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके ओवरऑल पॉजिटिव ही बन जाएंगे। तो ये 12 से 24 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। इट मीन्स आपके पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, 3/A+B इक्वल टू 2/A-B इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो एक बार इसको क्या है 1/2 के इक्वल पुट कर देंगे, तो इसको 1/2 के इक्वल पुट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास क्या आएगा, A+B इक्वल टू 6 आ जाएगा। एक बार ये जो सेकंड टर्म है इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, तो इसको इक्वल पुट करने पे A-B की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2A इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आ जाएगी 5। A की वैल्यू 5 इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये A की वैल्यू 5 पुट करूँ तो 5 प्लस B इक्वल टू 6 आएगा। तो B इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 6 माइनस 5 मीन्स B इक्वल टू आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अ डाई इज रोल्ड वंस, एक पासे को क्या करते हैं, एक बार उछालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो एक चीज़ मुझे बताइए, जब भी किसी डाइस को उछालते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, 1 2 3 4 5 और 6, यही पॉसिबिलिटी होती है। अब पहला केस है एक इवन प्राइम नंबर आने का। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ही एकमात्र प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है। तो डाइस में भी 2 आता है, तो इवन प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 हमारा फेवरेबल केस हो गया, अपॉन 6 क्या हो गया, टोटल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे हमारे पास में, 5 और 6, 2 फेवरेबल केस बनेंगे इस केस में, और अपॉन में टोटल केसेस 6 हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 सेकेंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एन ओड नंबर। तो ओड नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है, या तो 1 आ जाए ओड आएगा, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए। तो ओड नंबर आने की पॉसिबिलिटी, फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे पास में, 3 है, अपॉन टोटल केसेस कितने हैं, 6 हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड ऑफ सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो आपको क्या करना है, एक सर्कल दे रखा है, इसमें इसकी रेडियस 7 गिवन है, और ये 90 डिग्री सेंटर पे एंगल दे रखा है। ये एंगल जो है 90 डिग्री दे रखा है, ये रेडियस 7 है, ये भी 7 है। तो आपको एक तो ये एरिया फाइंड आउट करना है माइनर सेक्टर का, और एक ये फिर मेजर सेक्टर जो बचा है इसका भी आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो कोई भी सर्कल के सेक्टर का जो एरिया में निकालना होता है वो डिपेंड करता है एंगल पे। ठीक है, क्या होता है एरिया, एरिया होता है θ/360 इंटू πr²। सेक्टर का एरिया जो है, थीटा हमें गिवन है 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, अपॉन 360 डिग्री हो गया, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, इंटू आर कितना गिवन है, 7 गिवन है, तो r² 7 × 7 हो गया।
एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 90 से 360 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। तो हमारा जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 11 इंटू 7 मीन्स 77/2। तो 77/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38.5 हो जाएगा, और सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, अब हमें मेजर सेक्टर का एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो या तो आप पाई आर स्क्वायर में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो करेंगे अपन। जो मेजर सेक्टर का एरिया है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया हो गया, माइनस में ये जो एरिया हमने फाइंड आउट किया है ये कितना है, देखो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा फिर, 3/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 तो ये फिर से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 77/2 इंटू 3 मीन्स ये जो अब हमारा एरिया है इसका क्या करना है, 3 टाइम्स आपको करना है। तो 77 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 231/2 आ जाएगा ये। ओके, ये आप इसका सीधा ही 3 टाइम्स कर सकते हो। फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 और फिर 1 फिर 5.5, ये इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये जो है ये इसका कितना है, 3 टाइम्स ही तो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आपको करना है प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ओके, इस सर्कल पे मैं टेंजेंट ले लेता हूँ अब। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया मैंने कोई भी यहाँ पे। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ये मैंने टेंजेंट खींच दी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ये टेंजेंट आ गई, एक ये टेंजेंट आ गई, ये मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींच दी। आपको प्रूव करना है कि इनकी लेंथ जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ये सपोज कोई पॉइंट P ले लिया मैंने, तो ये PQ हो गया और ये PR हो गई। ये सपोज मैंने इसका सेंटर ले लिया, सेंटर O ले लिया मैंने। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि PQ है वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। तो टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, PQ इक्वल टू PR। तो अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करें, एक तो मैं इस O को Q से मिला देता हूँ और इस O को R से मिला देता हूँ। ठीक है, और एक O को P से भी मिला दिया मैंने, OP। इट मीन्स OQ OR और OP को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया या जोड़ दिया। तो अब एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो एंगल होता है बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है जी। तो एक तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ OQP और ORP में, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, तो जो हमारा साइड है PQ और PR इन ट्राइंगल्स की, वो भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP की, तो इसमें जो एंगल है क्या, OQP, ये इक्वल है किसके, एंगल ORP के, और ये इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। ब्रैकेट में आप लिखोगे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, इक्वल दिख रहा है हमें, OQ जो है वो इक्वल है किसके, OR के, और ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, बिल्कुल है। और OP इक्वल टू क्या है, OP है,
ये जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर इन ट्रायंगल की ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है पी क्यू वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के इक्वल हो जाएगा। बाय आर एच एस लिखोगे आप ट्रायंगल ओ क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ आर पी के, ओ क्यू पी सॉरी, ये ओ क्यू पी है कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ आर पी के। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर ये दोनों साइड्स पे इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट, इसी के और में ऑप्शन में गिवन था ये क्वेश्चन, इसमें आपको गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटा वाला सर्कल है इसकी ये वाली रेडियस जो है ये तो 3 दे रखी है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस 5 है। तो अगर मैं इसको सेंटर से यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ तो ये क्या बनता है हमारा 5 सेंटीमीटर रेडियस बनती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पी। तो आपको ये जो ए बी है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है क्या, तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आपको ए पी अगर फाइंड आउट करो, ए पी स्क्वायर जो है, ए पी क्या है, अगर ये मैं एंगल मानता हूँ तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तो ए पी बेस हो गया। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ए ओ स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस ओ पी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा किसके 16 के ए पी स्क्वायर। तो ए पी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 4 नहीं आ जाएगी। ओके, ए पी जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है ए पी तो ए बी क्या होगा, फिर ए बी तो 2 टाइम्स ऑफ ए पी होगा ना, बिकॉज ये जो पॉइंट होता है टचिंग पॉइंट ये कोड का मिड पॉइंट होता है। थ्योरम हमें गिवन है कि जब भी हम इन दोनों को मिलाते हैं ओ को पी से तो ये जो कोड को है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए बी फिर क्या आ जाएगा, ए पी अगर 4 है तो 2 टाइम्स ए पी करेंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आपका कोड की लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जो सेट 1 के सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब सेट 2 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे इससे उनको डिस्कस करते हैं। आपको अल्फा बीटा जीरोस गिवन है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, फॉर्म अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस अगर मैं करता हूँ अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल आता है, फिर माइनस बी बाई ए के इक्वल आता है। या फिर आप डायरेक्ट अल्फा और बीटा फाइंड आउट ही कर लो ना, इस ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इससे। तो मैं डायरेक्ट अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लेता हूँ, फैक्टर मेथड से मैं जीरोस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये 6 को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है आपके 6x स्क्वायर बनता है। 6x स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं कि ऐड करने पे माइनस का 5x आए और मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आए। तो क्या बनेंगे फैक्टर, माइनस का 6x ले लूँ और प्लस का x ले लेता हूँ मैं। तो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ रहा है, ये माइनस का 6x स्क्वायर आएगा, इट मीन्स ये नहीं होंगे फैक्टर। फिर फैक्टर क्या होंगे, माइनस का 3x और माइनस का 2x, ये फैक्टर आ जाएंगे। -3 और -2 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 6 बना लेंगे और ऐड करने पे ये माइनस का 5x आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर मैं बनाता हूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। इसमें से कॉमन लिया x कॉमन आ गया, x -3 बन गया। यहाँ -2 कॉमन लिया, ये भी x -3 बन गया। x -3 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये x -2 बन गया। तो ये क्या बन गया, इसके फैक्टर बन गए। जीरोज हमें निकालने हैं तो इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा तो x की वैल्यू एक बार 3 आ जाएगी, एक बार 2 आ जाएगी। तो ये जीरोज आ गए। तो अब आपको वो इक्वेशन या वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, सॉरी, जिसके फैक्टर क्या हो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, इसको बीटा ले लेता हूँ। तो आपको क्या निकालना है, वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके फैक्टर है 1/3 और 1/2। ओके, तो सबसे पहले तो सम निकाल लो इनका। सम क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2
इक्वल टू ये 6 एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 3 + 2 मीन्स ये बनेगा 5/6। ये इनका क्या बन गया, जीरोज का सम बन गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2 मीन्स 1/6। तो पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा फिर, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा x² माइनस सम कितना है 5/6 ऑफ x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/6। अब 6 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से, 6 ओवरऑल एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 6x² माइनस का 5x प्लस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इस जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको हम छोड़ देते हैं पोलिनोमियल के केस में, बिकॉज ये 1/k करके कांस्टेंट आ जाएगा, ये k जो है वो बाहर आ जाता है। तो यही हमारे क्या होगा फिर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन को एक और करने का तरीका है, एक दूसरे तरीके से आप कर सकते हो। जब भी आपको कोई एक पोलिनोमियल गिवन है जिसके रूट्स या जीरोज अल्फा बीटा है, और अगर इन अल्फा बीटा में सिमिलर चेंज हो रहा है, सिमिलरिटी से चेंज हो रहा है, मीन्स एक 1/अल्फा हो रहा है तो दूसरा 1/बीटा हो रहा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं तो आप अल्फा और बीटा को क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई करवा सकते हो। α² माइनस 5α प्लस 6 ये पोलिनोमियल बनेगा। अब आपको क्या पोलिनोमियल वो फाइंड आउट करना है जिसका जो जीरोज है वो 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो आप क्या करो, y इक्वल टू 1/अल्फा मान लो, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, अल्फा इक्वल टू 1/y हो गई। अब ये अल्फा की वैल्यू आप इस पोलिनोमियल में पुट कर दो, तो अल्फा की जगह अगर मैं 1/y पुट करता हूँ तो ये 1/y² हो जाएगा, माइनस में 5 ऑफ y हो जाएगा, 5/y प्लस में ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो y² एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा फिर, ये 1 बन जाएगा, ये माइनस का 5y बन जाएगा, और ये प्लस में क्या बन जाएगा 6 ऑफ y² बन जाएगा। ये डिनोमिनेटर वाले को छोड़ दो, तो ये देखो ये वही इक्वेशन, ये वही पोलिनोमियल नहीं बन रहा क्या, इन द फॉर्म ऑफ y 6y² माइनस 5y प्लस 1, ये यही तो बन रहा है, इन द फॉर्म ऑफ y बन रहा है, बिकॉज हमने यहाँ अल्फा को क्या लिया है 1/अल्फा को y के इक्वल माना है। अगर मैं x के इक्वल मानता तो ये x में बन जाता पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप ये सम और प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, और इसके जो जीरोस हैं वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन था सेट 2 में वो 31 था। 31 का ए पार्ट, इसमें दो ऑप्शन गिवन थे आपको, दोनों में से कोई एक आपको करना था। जो फर्स्ट है ए, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1। तो मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ क्या x/y, ये मैंने फ्रैक्शन ले लिया। ये कह रहा है आप न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर रहे हो और डिनोमिनेटर में 1 क्या कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है। और क्या कंडीशन गिवन है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं इस न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर रहा है 1 ऐड कर रहा है, तो ये क्या बन जाता है फिर 1/2 बन जाता है। तो दो कंडीशन गिवन है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x + 1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा x - 1, सॉरी ये y - 1 है, ये बन जाएगा y - 1। तो मैं इसको इस तरफ में लेके आता हूँ y को, तो x - y इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर -2 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x इक्वल टू y + 1 आ जाएगा। तो y को ट्रांसफ़र करेंगे 2x - y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो ये दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल हैं, उन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 2x - y इक्वल टू 1 एक इक्वेशन हो गई, और x - y इक्वल टू -2 दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये -y + y कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो x बच गया, और ये 1 + 2 हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 आपके पास में। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों में से किसी एक में पुट करो।
मैं सपोज 1 में पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 5। इट मीन्स जो आपका फ्रैक्शन है स्टार्टिंग का वो क्या है, फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है। तो ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें इसी का बी पार्ट जो है उसमें आपको क्या दे रखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन कब होगा, जब वो दोनों जो लाइन है वो क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है हमारे पास में, कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल हो जाए किसके, B1/B2 के, और ये नॉट इक्वल हो किसके, C1/C2 के। ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को यूटिलाइज करना है। A1 क्या है हमारा, A1 है 3, A2 क्या है 2k-1, B1 क्या है 1, B2 क्या है k-1, और C1 क्या है -1, और C2 क्या है माइनस का 2k+1। ये है हमारा C2। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन पहले के जो दो है इन्हीं को क्या कर दो, एक दूसरे के इक्वल ले लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 टाइम्स k-1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2k-1। तो ये आ जाएगा 3k-3 इक्वल टू 2k-1, माइनस 2k को इस तरफ लाओगे माइनस का हो जाएगा, तो 3k-2k, और -3 को उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये +3-1। तो ये k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। अब ये k की वैल्यू आप यहाँ पुट करके भी देख सकते हो इसमें। तो ये जो है A1/A2 बराबर आएगा B1/B2 के, बट ये इक्वल नहीं होगा किसके, C1/C2 के। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया इसका बी पार्ट। अब जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 26। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड पार्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 1 + sec थीटा अपॉन sec थीटा। ये इक्वल प्रूव करना है sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos के। इट मीन्स जो sec है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, cos में। तो कन्वर्ट कर लेते हैं। sec को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/cos थीटा। cos थीटा एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा हमारे पास में cos थीटा +1 अपॉन में cos थीटा, और डिवाइड में है 1/cos थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या बन रहा है, cos थीटा +1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये क्या आ जाएगा, 1 + cos थीटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 - cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, बिकॉज हमें जो RHS है उसमें डिनोमिनेटर में 1 - cos थीटा है। तो अब ये देखो क्या आ गया, ये आ गया a + b a - b। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो 1 - cos स्क्वायर अपॉन 1 - cos थीटा, और 1 - cos स्क्वायर तो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, और यही हमारा क्या है, RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो डिफरेंट था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक अनबाइस्ड कॉइन को जो है वो 2 बार उछाला जाता है। तो जब भी अनबाइस्ड कॉइन को 2 बार उछाला जाता है तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं, दोनों पर हेड आ सकता है, पहले पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया, पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया, या फिर दोनों पे टेल आ गया। ये 4 पॉसिबिलिटीज ही है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो कम से कम एक हेड आना चाहिए, 2 भी आ सकते हैं, तो कम से कम एक हेड, दोनों हेड भी चलेंगे, एक हेड चलेगा, एक हेड चलेगा, दोनों टेल नहीं चलेंगे। तो इट मीन्स फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे, 3 हो गए, अपॉन में टोटल कितने हैं, 4। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड, एग्जैक्टली 1 टेल। एग्जैक्टली 1 टेल कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है एग्जैक्टली 1 टेल, एक यहाँ आ रहा है, यहाँ दोनों टेल आ रहे हैं, यहाँ कोई भी टेल नहीं आ रहा। तो हमें क्या चाहिए, 1 टेल चाहिए। तो कितने केसेस बन रहे हैं फेवरेबल, हमारे फेवरेबल केस आ गए 2, अपॉन में टोटल कितने आ गए 4। आपको पेपर में लिखना है ऐसे,
प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या आएगा, फेवरेबल अपॉन में टोटल। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता है कि कैसे लिखना होता है। ठीक है, थर्ड केस क्या है हमारा, थर्ड केस क्या बन रहा है, एटमोस्ट वन हेड, कि अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। एक हेड का मतलब दोनों हेड नहीं हो सकते, अधिक से अधिक एक हो सकता है या फिर एक भी हेड ना हो। तो ये एक हेड चलेगा, एक हेड चलेगा, या फिर एक भी हेड ना हो ये भी चलेगा। तो फेवरेबल केस क्या हो गए हमारे, 3 हो गए, अपॉन टोटल कितने हैं, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का जो सी है, इसका आंसर होगा 3/4। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट, ओके, तो जो भी क्वेश्चन थे सेक्शन सी में, सेट 1 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो सेक्शन सी में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जब भी अगला वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।